हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 10 की विज्ञान का अनसॉल्व पेपर पढ़ रहे हैं और इसका सलूशन भी सीख रहे हैं। इससे पहले सन 2020 के 2 सेट में डाल चुका हूँ, ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम लोग अनसॉल्व पेपर में सिर्फ केमिस्ट्री के भाग सॉल्व कर रहे हैं। जब केमिस्ट्री के खंड सॉल्व हो जाएंगे फिर सभी अनसॉल्व के हम फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी खाली केमिस्ट्री हम सॉल्व करेंगे। इसी चैनल पे आपके सारा अनसॉल्व पेपर कराया जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ। ठीक है, तो पहले हम केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है। बेटा एल्डिहाइड जो होता है, मैं आपको बता दूं, एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, और इसमें CHO क्या लगता है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप में अल लगता है, अल। ठीक है, जैसे मेथिनल, एथिनल, प्रोपिनल। ठीक है, तो नल लगता है जिसमें नल हो, तो बेटा ये मैथिनल, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। उसका था खा वाला, H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान होता है, तो बेटा ये अम्ल है ना, तो 7 से तो कम होना चाहिए फिलहाल। ठीक है, तो मैंने इसके आंसर सब लिख रखे हैं, आपको एक कॉपी पे दिखाता हूँ मैं अभी सारे आंसर इसके। ठीक है बेटा, तो पहले का मैंने मैथिनल बताया, तो मैथिनल है। फिर इसका आंसर क्या है बेटा, 7 से अधिक। ये गलत लगा हुआ टिक है, गलती से लग गया होगा बेटा। ठीक है, तो बेटा यहाँ गलती से लग गया है 7 से अधिक, ये वाला आंसर नहीं है। ठीक है, ये गलती से लग गया है, मैं आपको बता दूँ, ये नहीं है सर, ये होना चाहिए 7 से कम। क्या होना चाहिए, 7 से कम। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेगी। तो बेटा कॉपर नहीं करेगी, क्योंकि कॉपर विद्युत श्रेणी में सबसे नीचे आती है, इसलिए ये अम्ल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम दीजिए, या IUPAC नाम लिखिए। तो बहुत सरल यौगिक दिए हुए हैं, तो बेटा देखो CH3, तो दो मेथ और एथ, क्या लिखेंगे, एथेन और ओइक, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड, बेटा एसिड और लगाना है इसमें, एथेनोइक एसिड। ठीक है, मेथ और एथेनोइक एसिड, इसका नाम क्या होगा, एथेनोइक एसिड। तो बेटा ये गलत लिख गया है, इसका क्या नाम होगा, एथेनोइक एसिड। क्या नाम होगा, एथेनोइक एसिड। ठीक है ना, दरअसल इसमें मिस्टेक इसलिए है ना, मैंने स्टूडेंट से ये लिखवाया था, तो उसने लिखने में थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। तो वैसे तो सही है, लेकिन कई कई गलतियाँ हैं। अब देखो बेटा, जैसे ये वाला, ये इसमें एक ही है, एक ही कार्बन है, तो उसको क्या बोलते हैं, मेथ। एक कार्बन क्या बोलते हैं, मेथ। CHO को मेथेन, दो बेटा मेथ AN, मेथेन, और CHO के लिए अल, मेथेनल, तो ये हो गया मेथेनल। ये वाला आपका सही है। ठीक है, फिर है बेकिंग सोडा बनाने की एक विधि तथा एक उपयोग लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तब बेकिंग सोडा बनता है। तो बेटा देखो यहाँ पे 2 लगा देना, तब आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो Na2 होगा, 2 Na हो गए, 2 H हो गए, और 2 H हो गए, ये 2 C हो गए, तो देखो एक और एक 2 C हो गए, और 6 O हो गए, तो 2 O ये हो गए, 1 3 और 3 6 O हो गए। तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन को सही कर लेना। फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखना है बेटा, आपको यहाँ 2 लगा लेना है, बाकी सही है सब कुछ। ठीक है, उपयोग देखो, पेट की अम्लता को कम करने में बेकिंग सोडा से पेट की अम्लता भी कम होती है। भोजन को शीघ्र पकाने में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अनसॉल्व पेपर का अपना। साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि को समझाइए। तो ये तो बहुत ही सरल है, साबुन की सफाई प्रक्रिया तो आपको बताया गया है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। देखो बेटा, ये एक बर्तन है, इसमें पानी भर लेते हैं, और पानी भरने के बाद इसमें देखो माने गंदे कपड़े डालते हैं, गंदे कपड़े का ये मैल का कण है। अब साबुन डाला जाता है, साबुन का जो एक अणु होता है उसकी पुच्छ इसमें फंस जाती है, और उसका हेड बाहर साइड में रहता है। इस प्रकार मिसाइल का फॉर्मेशन होता है, साबुन से कपड़े साफ भी हो जाते हैं। ठीक है, तो बाकी ये लिखा हुआ है, आप चाहो तो ये नोट कर सकते हो। अगला देखते हैं, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो क्या होता है, देखो जिंक चूर्ण को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में
मिलाया जाता है, ये जिंक है तनु H2SO4 मिलाया जाता है तो क्या होता है, ये विस्थापित कर देता है, ZnSO4 प्राप्त होता है और H2O निकल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या होता है जब सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। तो सोडियम ऑक्साइड बेटा देखो, सोडियम ऑक्साइड हो गया तुम्हारा Na को वाटर में घोल देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमारे लिए, NaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अगला देखते हैं बेटा, धातु और धातु को हमें भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करना है। तो देखो धातु टन की आवाज़ करती हैं, धातु ऐसा नहीं करती हैं। ठीक है, ये विद्युत का चालन कर सकती हैं और ये नहीं करती हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो अभिक्रियाओं के उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले लिखा है किन्हीं दो अभिक्रियाओं को उदाहरण दे करके समझाइए। तो सबसे पहले अभिक्रिया को हम समझा सकते हैं, पहली अभिक्रिया कौन सी, प्रतिस्थापन थी। ठीक है, तो प्रतिस्थापन में क्या होता है, जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखो, जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर देता है, प्राप्त होता है जिंक ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीकरण रिएक्शन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, जब किसी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का रिमूव होना ही क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखनी थी हमारे लिए, तो जिंक ऑक्साइड प्लस C तो हमें प्राप्त है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर जो जिंक है, जिंक नहीं यहाँ बेटा कार्बन है, कार्बन देखो यहाँ इकलौता था, यहाँ CO2 प्राप्त हुआ है, तो बेटा कार्बन को क्या हो गया, ऑक्सीडेशन यहाँ हो गया है। ठीक है, वैसे बेस्ट रिएक्शन तो ये रहेगी, मैं आपको बता दूँ C+O2 एरो CO2 ये क्या हो गया, कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, ये रिएक्शन कौन सी है बेटा, ये रिएक्शन जो दी हुई है ये है आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। फिलहाल ये भी लिख सकते हो, ये भी गलत नहीं है एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित तत्वों के युग्मों के संयोग से बनने वाले स्थायी द्विअंगी यौगिकों के सूत्र लिखिए। बेटा यहाँ पर है मैग्नीशियम और नाइट्रोजन। ठीक है, इसका हमें सूत्र लिखना है। उसके बाद K और O का, तो बेटा K2O हो जाएगा, इसका Al2O3 होगा। क्या होगा बेटा, Al2O3। ठीक है, इसका तो K2O हो जाएगा। उसके बाद में इसका MgN का क्या होना चाहिए बेटा, देखो Mg का होता है प्लस का 2। ठीक, और N और बेटा N। ठीक है, तो N का भी देख लेते हैं। तो बेटा हमें लग रहा है ना ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, ये MgN तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखो ध्यान दो बेटा, Mg की संयोजकता होती है या ऑक्सीडेशन होती है प्लस की 2। जो N होता है इसका देखो कितना होता है, परमाणु क्रमांक है, N का परमाणु क्रमांक जो होता है N का कितना होता है, N का होता है 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 और 5। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी N की मैक्सिमम होती है प्लस की 5। ठीक है, और मिनिमम कितनी हो जाएगी इसकी, मिनिमम हो जाएगी इसकी माइनस की 3। ठीक है, तो अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना चाहें तो यहाँ पर अगर हम मान लीजिए यहाँ हम लिखते हैं N प्लस का 5, तो इसका जो कंपाउंड बनेगा तो ये होगा Mg5N2, ये बन सकता है। क्या होगा बेटा प्राप्त, Mg5N2 ये बन सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से ना यहाँ ऐसा होगा नहीं, यहाँ होना चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये प्राप्त हो जाएगा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अगर N ही है तो होगा Mg5N2। ठीक, अब देखते हैं क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देने हैं। ठीक है, जब एथेनॉल को क्या होता है, जब एथेनॉल को अधिक शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पर गर्म करते हैं। तो बेटा देखो हम क्या काम कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हीटेड कर रहे हैं, तो हमें प्राप्त होता है, देखो बेटा SO2 गैस रिमूव हो जाएगी यहाँ पर। तो बेटा ये रिएक्शन में ना थोड़ी मिस्टेक है, ये रिएक्शन थोड़ी गलत है, तो रिएक्शन थोड़ा समझ लीजिए।
देखो बेटा, ये देखो एथिल अल्कोहल का सूत्र हम लिखते हैं आपके सामने, CH3CH2OH। ठीक है, क्या डालना है इसमें? इसमें डालना है हमें H2SO4। H2SO4 डालते हैं। H2SO4 डालते ही होता है क्या, वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाता है बेटा। क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाता है। OH ये और एक H यहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो बचा क्या? देखो बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गया। क्या निकल गया? वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गया। बचा क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH2। समझ में आ गया? फिर से देख लो ये रिएक्शन। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लेना, ये ऐसे ही नोट कर लेना, चाहो फिर से समझ लो सिंपल वे में बिल्कुल। देखो CH3CH2OH। ठीक है, इसका लिखेंगे हम यहाँ पर सांद्र H2SO4 और इसको हम हीटेड कर रहे हैं तो हमें प्राप्त होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये रिएक्शन बेटा गलत है और जो मैंने लिखी है इसको सही कर लेना। दरअसल ना ये स्टूडेंट से लिखवाया बेटा, तो मिस्टेक हो सकती है कभी कभी। ठीक है, तो उसको हम चेक भी करके बताते रह रहे हैं आपके लिए। फिर लिखा है एथेनिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है। ठीक है, तो एथेनिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3OOH। किससे क्रिया करानी है हमारी? ये Na2CO3 से रिएक्शन कराते हैं। तो बेटा देखेंगे, ये हो गया अपना एथेनोइक एसिड CH3OOH और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट रिएक्शन कराते हैं तो हमारे लिए ये रिएक्शन प्राप्त होती है। ठीक है, अब अगली रिएक्शन है एथिल एसीटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं ज़रा। तो बेटा इस रिएक्शन को भी देख ही लो। ठीक है, देखो इसमें क्या काम करते हैं हम, एथिल एसीटेट। ठीक है, एथिल एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसको दो गलत मतलब अच्छा ही लिखा गया, दोबारा लिखते हैं इसको। एथिल एसीटेट CH3COOH। ठीक है, इसकी क्रिया हम करा देते हैं NaOH से, तो हमें प्राप्त होता है CH3COONA प्लस H2O। ठीक है, CH3COONA प्लस H2O ये हमें प्राप्त होता है इसमें। ठीक है, अब बेटा देखो नेक्स्ट को मीथेन का दहन। क्या होता है जब मीथेन का दहन किया जाता है? तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, इसको भी देखते हैं। तो बेटा मीथेन का दहन आपको मिल जाएगा NCERT की पेज नंबर 76 पर। कितना लिखा है बेटा? पेज नंबर 76 पर। देखो यहाँ पर देखो मीथेन का दहन, जब CH4 को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तब प्राप्त होता है CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश। इसको हम बोलते हैं मीथेन का दहन होना। समझ में आ गई बेटा बात? तो ये रिएक्शन नोट कर लेना आप लोग। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है क्योंकि आयनिक यौगिकों में सहसंयोजी बंध उपस्थित होते हैं। गलत लिखा हुआ है बेटा, ये गलत लिखा है, स्टूडेंट्स लिखवाया था, कहीं मिस्टेक कर दी है। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है क्योंकि आयनिक यौगिकों में आयनिक बंध उपस्थित होते हैं। कौन से बंध बेटा? आयनिक बंध उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसको आप सही करते जाना जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, फिर लिखा है चांदी का एक तार कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में डुबोया जाता है तथा एक दूसरे बर्तन में एक तांबे का तार AgNO3 के विलयन में डुबोया जाता है। दोनों बर्तनों में होने वाली अभिक्रियाओं को कारण सहित समझाइए। ठीक है, देखते हैं इसका उत्तर बेटा। देखो जब तांबे का तार AgNO3 के विलयन में डुबोया जाता है तो Ag को विस्थापित करके कॉपर नाइट्रेट बनता है। ठीक है, क्योंकि ये Ag की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। तो Cu प्लस AgNO3 प्लस CuNO3 प्लस Ag। तो बेटा ये सही लिखा है, परंतु देखते हैं इसमें और